कटे हुए थे और बाल रेत से सने थे। उसने चारों तरफ देखा, एक तरफ अनंत समंदर और दूसरी तरफ घना, डरावना और जंगली जंगल। यहाँ कोई रिसोर्ट नहीं था, कोई इंसान नहीं था, कोई नेटवर्क टावर नहीं था। हम कहाँ हैं? शनाया ने कांपते हुए पूछा। राघव ने चारों तरफ की वीरानगी को देखा। दूर दूर तक सिवाय मैंग्रोव के पेड़ों और अजीब पक्षियों की आवाज के कुछ नहीं था। राघव ने गंभीर आवाज में कहा, पता नहीं, नक्शे पर शायद इस जगह का कोई नाम नहीं है। ये एक गुमनाम टापू है। शनाया खड़ी हुई। माय गॉड, डैड कहाँ है? मेरा फोन? वह पागलों की तरह अपना फोन ढूंढने लगी, जो शायद समंदर में कहीं खो चुका था। मेरा फोन गया, अब हम कॉल कैसे करेंगे? वह राघव पर चिल्लाई। ये सब तुम्हारी गलती है, तुम मुझे यहां लाए, अब तुम ही मुझे वापस ले जाओगे, अभी इसी वक्त। राघव को अब हंसी आ रही थी, उसकी मूर्खता पर नहीं बल्कि विडंबना पर। उसने शनाया की आंखों में देखा और कहा, मैडम, अब यहां ना आपका डैड का पैसा चलेगा, ना आपका घमंड। यहां कोई वेटर नहीं है, यहां सिर्फ भूख है, प्यास है और मौत है। अगर जिंदा रहना है तो चिल्लाना बंद करो। शनाया उसे घूर कर देखने लगी। उसकी आंखों में अभी भी वही अकड़ थी। उसने कहा, मैं सिंघानिया ग्रुप की वारिस हूं, मुझे हुक्म देने की कोशिश मत करना। राघव बिना कुछ बोले मुड़ा और जंगल की तरफ चल दिया ताकि पीने का पानी ढूंढ सके। शनाया वहीं रेत पर खड़ी रही, समंदर की तरफ देखती हुई, ये उम्मीद लगाए कि उसका पैसा उसे इस नरक से बचा लेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली इम्तिहान तो अब शुरू हुआ था। शनाया की प्यास और भूख अब बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। उसका गला सूख कर कांटा हो गया था। दूसरी तरफ राघव, जिसने बचपन में गरीबी देखी थी, वह हार मानने वालों में से नहीं था। राघव ने एक नुकीली लकड़ी से उथले पानी में शिकार किया और एक बड़ी मछली पकड़ लाया। उसने सूखी लकड़ियों को पत्थरों से रगड़कर आग जलाई। मछली पकने की खुशबू ने शनाया के पेट में मरोड़ पैदा कर दी। शनाया लड़खड़ाते हुए उसके पास गई। सुनो, उसकी आवाज कमजोर थी लेकिन अकड़ अब भी बाकी थी। मुझे वो मछली दो, डैड तुम्हें इसके लिए 1 लाख रुपए देंगे। राघव ने मछली का एक टुकड़ा तोड़ा और अपने मुंह में डाला। उसने शनाया की तरफ देखा भी नहीं। पैसे यहां रद्दी कागज हैं मैडम, यहां करेंसी मेहनत है। अगर खाना है तो पहले जाओ और उस पेड़ से लकड़ियां इकट्ठा करो। मैं? शनाया सिंघानिया लकड़ियां चुनेगी? वह चिल्लाई। कभी नहीं, तो फिर भूख ही रहो, राघव ने सपाट जवाब दिया और मजे से मछली खाने लगा। शाम होते होते शनाया टूट गई। भूख ने उसके घमंड को कुचल दिया। वह रोते हुए उठी और जंगल के किनारे से सूखी लकड़ियां बीनने लगी। उसके नाजक हाथों में खरोंचें आईं, लेकिन उसने काम किया। जब उसने लकड़ियां लाकर पटकी तो राघव ने चुपचाप उसे मछली का सबसे अच्छा हिस्सा दिया। यह शनाया की जिंदगी की पहली कमाई थी। रातें वहां बहुत डरावनी थीं। ठंडी हवा हड्डियों में चुभती थी। राघव जानता था कि खुले में सोना सुरक्षित नहीं। उसने बांस और बड़े बड़े पत्तों को जोड़कर एक छोटी सी झोपड़ी बनाना शुरू किया। उसने शनाया से कहा, पत्ते पकड़ने में मदद करो। शनाया ने मुंह फेर लिया। मैं मजदूरी नहीं करूंगी। राघव ने अकेले ही पसीना बहाकर एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की। वह इतनी छोटी थी कि उसमें बामुश्किल 2 लोग लेट सकते थे। रात हुई, तूफानी हवा चलने लगी। राघव झोपड़ी के अंदर गया। शनाया अंदर आने लगी तो राघव ने रास्ता रोक दिया। रुको, यह घर मैंने बनाया है, इसमें जगह कम है। अगर अंदर सोना है तो मेरे साथ जगह शेयर करनी होगी। मेरे पास? बिल्कुल सटकर। शनाया को यह बात बहुत अपमानजनक लगी। तुम्हारे साथ? एक नौकर के साथ? मैं बाहर रेत पर सो जाऊंगी लेकिन तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। तुम्हारी मर्जी, राघव ने कहा और अंदर जाकर सो गया। बाहर घना अंधेरा था। जंगल से अजीबोगरीब जानवरों की आवाजें आ रही थीं। केकड़े रेत पर रेंग रहे थे। अचानक पास की झाड़ी में कुछ हलचल हुई। शनाया डर के मारे चीख पड़ी। उसकी रूह कांप गई। उसे लगा कोई जानवर उसे खा जाएगा। वह दौड़कर झोपड़ी के पास गई। राघव, दरवाजा खोलो प्लीज। राघव ने दरवाजा खोला। शनाया अंदर कूद गई और डर के मारे सीधे राघव से लिपट गई। उस रात बाहर के तूफान से ज्यादा शोर उनके दिलों में था। शनाया ने महसूस किया कि उसकी दौलत उसे नहीं बचा सकती, सिर्फ यह आदमी बचा सकता है। अगले कुछ हफ्तों में राघव ने शनाया का पूरा मेकओवर कर दिया। बाहरी नहीं, अंदरूनी। वह उससे सारे काम करवाता। जाओ पानी लाओ, मछली साफ करो। शुरुआत में शनाया गालियां देती, रोती, लेकिन पेट की आग उसे झुकने पर मजबूर कर देती। राघव जानबूझकर उसे तंग करता था, उसका घमंड तोड़ने के लिए। एक शाम जब वे आग के पास बैठे थे, राघव ने कहा, मेरे पैर दबाओ, आज बहुत थकान है। शनाया गुस्से से लाल हो गई। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूं। राघव ने उसकी आंखों में देखा। एक अजीब सी कशिश थी। वह उसके करीब गया। उसकी सांसें शनाया के चेहरे पर पड़ रही थीं। यहां कोई नहीं देख रहा शनाया, न डैड न समाज।
यहाँ हम सिर्फ एक मर्द और एक औरत हैं। उसने शनाया को अपनी बाहों में खींचा। शनाया ने विरोध करना चाहा, उसे थप्पड़ मारना चाहा, लेकिन उसके हाथ उठ नहीं पाए। वह अकेली थी, डरी हुई थी, और राघव ही उसका एकमात्र सहारा था। नफरत धीरे धीरे समर्पण में बदलने लगी। जब राघव ने उसे चूमा तो शनाया ने उसे धक्का नहीं दिया, बल्कि रोते हुए उसे कसकर पकड़ लिया। उस रात के बाद उनके बीच का मालिक और नौकर का फासला मिट गया। वे सर्वाइवर्स बन गए, फिर पार्टनर्स, और आखिर में प्रेमियों में बदल गए। 7 महीने बाद समय बीतता गया। उनके महंगे ब्रांडेड कपड़े, गुच्छी और अरमानी फड़कर तार तार हो चुके थे। वे जंगल में नहीं चल पाए। अब उनका हुलिया बदल चुका था। राघव ने शिकार किए हुए जानवरों की खाल और पेड़ों की छाल से उनके लिए कपड़े बनाए थे। वे अब किसी आदि मानव जैसे दिखते थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक अजीब सा सुकून था। 7 महीने बीत चुके थे। शनाया अब वो पतली दुबली मॉडल जैसी नहीं थी। उसका पेट उभरा हुआ था। वह गर्भवती थी। वह झोपड़ी के बाहर बैठी अपने पेट पर हाथ फेर रही थी। राघव जंगल से फल लेकर आया। उसने प्यार से शनाया के पास बैठकर उसे फल खिलाया। शनाया मुस्कुराई, एक सच्ची मुस्कान जो मुंबई की पार्टियों में कभी नहीं थी। डर लग रहा है, लेकिन खुशी भी है। राघव, यह हमारी दुनिया है। मुझे अब वापस नहीं जाना। वहाँ की दुनिया झूठी है। राघव ने उसे गले लगाया। हम यहीं रहेंगे। यह हमारा राजमहल है। 3 साल बाद सूरज ढल रहा था। समुद्र तट पर 3 लोग बैठे थे। राघव, जिसकी दाढ़ी अब बढ़ गई थी और शरीर गठीला हो गया था, उसने शेर की खाल जैसा कुछ लपेटा हुआ था। शनाया, जिसके बाल अब खुले और जंगली थे, उसने फूलों और पत्तों के गहने पहने थे। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी, एक जंगली रानी की तरह। और उनके बीच दौड़ रहा था आर्य, उनका 3 साल का बेटा। आर्य पूरी तरह से उस द्वीप का बच्चा था। उसने कभी कार या टीवी नहीं देखा था। वह नंगे पैर रेत पर दौड़ता, केकड़ों के पीछे भागता और तोतली जुबान में राघव को बाबा कहकर बुलाता। राघव हंसा और उसे गोद में उठा लिया। शनाया उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। वे अब पूरी तरह से इस जंगल के हो चुके थे। उन्हें न कैलेंडर याद था, न तारीखें। उन्हें यह भी नहीं पता था कि दुनिया उन्हें मरा हुआ मान चुकी है। वे अपनी छोटी सी दुनिया में राजा और रानी थे, खुश और संतुष्ट। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सुबह का समय था। आर्य, उनका 3 साल का बेटा, समुद्र किनारे खेल रहा था। अचानक राघव ने देखा कि क्षितिज पर एक बड़ा जहाज दिखाई दे रहा है। यह कोई आम जहाज नहीं था। उस पर सिंघानिया ग्रुप का झंडा लगा था। राघव का दिल जोर से धड़कना शुरू हो गया। शनाया, देखो! शनाया दौड़कर बाहर आई। अपनी पुरानी दुनिया का जहाज देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। जहाज से एक छोटी मोटर बोट किनारे पर आई। उसमें से कुछ गार्ड्स और एक बूढ़ा आदमी उतरा। वह आदमी और कोई नहीं, शनाया के पिता मिस्टर विक्रम सिंघानिया थे। उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी। वे अपनी बेटी के गम में बूढ़े हो गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। डैड! शनाया फुसफुसाई। वह खुद को रोक नहीं पाई। वह झाड़ियों से बाहर निकली और चिल्लाई, डैड, मैं यहां हूं! विक्रम ने मुड़कर देखा। अपनी बेटी को जानवरों की खाल पहने जंगली हालत में देखकर वह सन्न रह गए। शनाया दौड़कर उनके गले लग गई। बाप बेटी दोनों रोने लगे। तभी पीछे से राघव और आर्य भी बाहर आ गए। राघव ने आर्य का हाथ पकड़ा हुआ था। विक्रम की नजर जब उस नौकर और उसके साथ खड़े बच्चे पर पड़ी तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। खुशी तुरंत गुस्से और शर्मिंदगी में बदल गई। विक्रम ने बिना कुछ कहे इशारा किया। गार्ड्स ने उन तीनों को छोटी बोट में बैठाया और बड़े जहाज की तरफ ले गए। जहाज पर चढ़ते ही माहौल बदल गया। शनाया, राघव और आर्य को केबिन के अंदर एक सोफे पर बैठाया गया। शनाया खुश थी। वह राघव का हाथ पकड़कर बोली, डैड, सब ठीक कर देंगे। लेकिन बाहर डेक पर विक्रम अपने सबसे वफादार मैनेजर वर्मा से बात कर रहे थे। विक्रम का चेहरा पत्थर जैसा सख्त था। विक्रम गुस्से में, वर्मा, तुमने देखा वह बच्चा? मेरी बेटी ने उस नौकर के साथ। छी! वर्मा, सर, यह बहुत बड़ी मुसीबत है। अगर मीडिया को पता चला कि शनाया 3 साल उस नौकर के साथ रही और उनका बच्चा भी है, तो सिंघानिया ग्रुप की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हम दुनिया को यही बताएंगे कि उस नौकर ने मेरी बेटी की मजबूरी का फायदा उठाया, उसने उसे फंसाया, वह बलात्कारी है। वर्मा, लेकिन उस बच्चे का क्या करेंगे सर? वह सबूत है। विक्रम, उस बच्चे को अनाथ आश्रम भेज दो, या फिर उस राघव को पैसे देकर कहो कि वह बच्चे को लेकर कहीं दूर चला जाए। शनाया उस बच्चे को दोबारा नहीं देखेगी। उसे अपनी पुरानी जिंदगी में लौटना होगा, एकदम पाक साफ बनकर। अंदर बैठी शनाया को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका पिता उसके प्यार का सौदा कर रहा है। जहाज मुंबई के पोर्ट पर पहुंचा। रात हो चुकी थी। जब वे बंगले पर पहुंचे तो वहां चकाचौंध रोशनी थी। आर्य, जिसने आज तक सिर्फ चांद की रोशनी देखी थी, वह गाड़ियों की हेडलाइट और शहर के शोर से डरकर रोने लगा। बाबा, बाबा! वह राघव की टांगों से चिपक गया। उसे अनहोनी का एहसास हो रहा था। रात के 12 बजे।
शनाया को नींद की गोली देकर उसके कमरे में सुला दिया गया था। हॉल में विक्रम सिंघानिया और राघव आमने सामने थे। विक्रम ने मेज पर एक चेक और एक बैग रखा। इसमें 5 करोड़